हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे साइंटिफिक चैनल पे। और इस चैनल पे हम हमेशा ही कुछ डाउट्स को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अदर जितने नोबल गैसेस हैं वे ग्रीन हाउस गैस क्यों नहीं है। एक्चुअली में इस वीडियो में हम इन्हीं का आंसर जानेंगे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नोबल गैसेस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बट उससे पहले हम यह जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है और इसका नाम ग्रीन हाउस हुआ क्यों। ग्रीन हाउस का मतलब वैसे सिंपली आप देखो तो आपको लगेगा कि हरा घर, ग्रीन हाउस मीन्स हरा घर। बट नहीं, ग्रीन हाउस का मतलब होता है ग्लास का घर, यानी कांच का घर, शीशा का घर। ग्रीन हाउस का मतलब होता है शीशा का घर। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट इस तरह का एक इफेक्ट है जिसे रिलेट किया गया है कि जो कांच का घर में जो काम होता है वह काम हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह भी सेम काम करता है। मतलब ये कि हमारा जो ये जो मान के चलिए कि धरती है, ठीक है, ऊपर में गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। सन रेज इधर से कहीं से आता है, सनलाइट। जब सनलाइट आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर से सूर्य का किरण आता है, तो ये सारे जो गैस हैं ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। मतलब सनलाइट में जो एनर्जी है वह गैसियस मॉलिक्यूल्स आने के वक्त एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। पहले तो हमको यह जानना पड़ेगा कि क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और वह सनलाइट जब धरती पर आ जाता है और धरती से वापस रिफ्लेक्ट होके जाता है, तब फिर ये गैसेस मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इसको, मतलब सन के जो रेज में एनर्जी है उसको पकड़ के रख सकता है, कैच कर सकता है। जो जो गैस पकड़ के रख सकता है उसे ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। और वही हमारे वातावरण को गर्म रखने का काम करता है। बट उससे पहले, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से समझते हैं, तो उससे पहले ये समझेंगे कि सनलाइट जब इधर से आता है कहीं से, तो आने के बाद ये जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वह क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और फिर जब वापस धरती से टकरा के जाता है उस वक्त क्यों एब्जॉर्ब कर पाता है, यानी गैसेस मॉलिक्यूल उसको पकड़ सकता है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस हुआ ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जाने के वक्त कैसे पकड़ करके रखता है। देखिए, उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है, आप अच्छा से उसको देखिएगा, वो जो डेफिनेशन मिलेगा आपको बुक में, कि मैं इससे पहले एक वीडियो में यह बताया था कि सन का लाइट जो है, जो सन से लाइट आता है उसमें तीन तरह के रेडिएशंस होते हैं। और तीनों तरह का रेडिएशंस का अलग अलग काम होता है। एक का काम होता है देखना, मतलब हम जिसके द्वारा देख सकते हैं। एक का काम होता है गर्म करना, इंफ्रारेड का काम होता है गर्म करना। तो सनलाइट से जो इंफ्रारेड रेज आता है, तो इंफ्रारेड जब आता है ना तो उसका वेवलेंथ काफी कम होता है। मान के चलिए कि इधर से लाइट आ रहा है, ओके, इधर से मान के चलिए सन से इस तरह से लाइट आ रहा है, लाइट वेव के फॉर्म में चलता है। तो ये जो लाइट है, मान के चलिए कि ऐसे 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 वेव के फॉर्म में चल रहा है। तो सन से जब रेडिएशन आता है तो बहुत छोटा छोटा वेवलेंथ होता है। अब आप जानते हो कि जो लाइट का वेव है ये पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है, तो ये एक फोटोन से बना होता है। लाइट जो बना होता है ना, इसमें कोई एटॉम मॉलिक्यूल से नहीं बना होता है, यह फोटोन से बना होता है। मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी ये बहुत ही छोटा रहता है, इलेक्ट्रॉन के जैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन से भी बहुत छोटा। तो ये जब आता है तो उसका वेवलेंथ काफी छोटा होता है। जब काफी छोटा होता है ना, तो मान के चलिए कि इस सब में गैसियस मॉलिक्यूल्स है, आप देख रहे हो ना, इस सब में गैसियस मॉलिक्यूल्स है जो कि एटमॉस्फेयर का है। जब इधर से इस तरह छोटा 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 आता है, इस तरह वेवलेंथ इंफ्रारेड लाइट का, तो वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर इजीली पार कर जाता है। मतलब जैसे कि पानी पत्थर के अंदर पानी जैसे कि पार हो जाता है ना, मान के चलिए इस तरह पत्थर है, पत्थर में भी पानी इस तरह बह के पार हो जाता है। तो मान के चलिए ये सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं, गैस के अणु परमाणु हैं, उसके बीच में, क्योंकि वेवलेंथ छोटा होता है, तो आने के वक्त उसके बीच में
आसानी से गुजर जाता है, और आसानी से गुजरने के बाद धरती पे जब पहुंच जाता है, और धरती से पहुंचने के बाद फिर से जब रिफ्लेक्ट होता है, मान के चलिए कि इंफ्रारेड रेडिएशन धरती तक आ गया, बहुत छोटा छोटा वेब के आकार में आता है, इसलिए वो आसानी से पहुंच जाता है। फिर यहाँ आने के बाद जब रिफ्लेक्ट होता है ना, तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब मान के चलिए इस तरह बड़ा हो जाता है। और एक दो वेब, लगभग बहुत सारे वेब इतना बड़ा हो जाते हैं कि जो हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में बड़े बड़े एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मान के चलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का वेपर, मीथेन, CFC। तो देखिए इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो वेब इजीली जाके इस तरह टकरा जाता है बीच में। जो वेब मान के चलिए, ये मान के चलिए कि ऑक्सीजन है, O2 है, या तो फिर नहीं, O2 नहीं, सॉरी, CFC, या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जब बड़ा बड़ा इस तरह का मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाता है वेवलेंथ, इंफ्रारेड वेवलेंथ, इंफ्रारेड का वेव जब बड़ा बन जाता है रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो वहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में, वो इजीली इससे धक्का लग सकता है, स्ट्राइक होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, धक्का लगने का चांस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये बड़ा हो जाता है। जब ये छोटा था तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर बीच में इस तरह करके बीच में आसानी से पार हो जा रहा था, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर गैसेस मॉलिक्यूल, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उसे ये आसानी से धक्का मार देता है। जब ये धक्का मारता है तो फिर इसमें वाइब्रेशन होता है। पिछले एक वीडियो में मैंने बहुत अच्छा से ये समझाया था कि CFC, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस क्यों है। तो इसीलिए जब ये बड़े मॉलिक्यूल्स के बड़ा वेव होने के कारण मॉलिक्यूल्स में धक्का मारने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, या तो फिर चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए जो सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वे सारे ही ग्रीन हाउस गैस है। छोटे छोटे या तो फिर मोनो एटमिक्स जितने मॉलिक्यूल्स हैं, नोबल गैसेस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब मोनो एटमिक है, यानी छोटे छोटे अणु परमाणु से बने हुए हैं। या तो फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी बहुत बहुत छोटा छोटा से बना हुआ है, और यहाँ आसानी से इस तरह से पार हो जाता है। इसीलिए ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और एब्जॉर्ब नहीं कर पाने के कारण इसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। यहाँ पे मान के चलिए इसे धक्का लगेगा तब तो ये वाइब्रेट करेगा ना, धक्का ही नहीं लगा तो वाइब्रेट कहाँ से होगा। तब जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंफ्रारेड रेडिएशन आसानी से पार हो जाता है, तब वह कोई एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है, वाइब्रेशन नहीं होता है, इसलिए तब कोई गर्मी नहीं होता है, और उसे तब ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ये ग्रीन हाउस का काम नहीं करता है, इसलिए उसमें कोई, उसे ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। अभी तक आपको ये बात अच्छा से ही समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। मतलब एक बार क्विक रिवीजन के लिए मैं फिर से आपको यह बता दूं कि जो गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशंस आते हैं, ये बहुत छोटे छोटे आकार में आते हैं। तो इस तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके आसानी से पार हो जाता है। धरती में आने के बाद जब स्ट्राइक होता है तो बड़ा बड़ा हो जाता है, तब मॉलिक्यूल से धक्का मारने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, या तो फिर धक्का लग जाता है, तब जाके इसमें वाइब्रेशन होता है। जब वाइब्रेशन होता है तो गर्मी पैदा होता है, और वही गर्मी के कारण हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। अब इसे आप दूसरे तरह से समझ सकते हो। देखिए ये मौलिक, ये समझाने का कॉन्सेप्ट साइंटिफिक था। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप नेट तो देखे होंगे, मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी। आप मच्छरदानी लगा के सोते हो, ओके, मच्छरदानी इस तरह लगा के सोते हो, तो इधर से कहीं से भी आप देखना रात को कुछ मॉस्किटो घुस जाते हैं अंदर में, ठीक ना। वो बहुत छोटे छोटे मॉस्किटो होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉस्किटो नेट में जो स्पेस रहता है, जो गैप रहता है, उसके थ्रू घुस जाते हैं। नेट में घुस जाने के बाद बाद आप मान के चले कि यहाँ पे सोए हुए हो, यहाँ से मॉस्किटो आता है और आपके खून को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है। अब जब खून को मच्छर पी लेता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो जब ये आसानी से आ गया था, बट इधर से आसानी से ये जा नहीं सकता है, ठीक ना। आसानी से तो आया लेकिन आसानी से ये जा नहीं सकता क्योंकि बड़ा हो गया। ठीक यही होता है ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस मतलब शीशे का घर। तो मान के चलिए कि ये जो नेट का काम कर रहा था वह एक शीशा का घर है, एक शीशे का घर है, कांच का घर है, ठीक है, ग्लास का एक हाउस है। तो इधर से जब रेडिएशंस आएंगे तो छोटे छोटे आएंगे, ठीक है, छोटे छोटे रेडिएशंस आएंगे तो शीशे के अंदर से पार हो जाएंगे इजीली।
यहाँ पे अर्थ क्रस्ट है, धरती में आने के बाद टकराएंगे और क्या देखें, इंफ्रारेड थोड़ा बड़ा वेवलेंथ बन जाता है। जब धरती पे टकराने के बाद वो बड़ा बड़ा वेवलेंथ हो जाएगा तो ये वापस जा नहीं पाएगा, शीशे के घर घर के बाहर नहीं जा पाएगा। जब बाहर नहीं जा पाएगा तो अंदर में ही रहेगा, अंदर में रहेगा तो ये जो बड़े हैं ना, इसीलिए इस एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, क्योंकि ये बाहर नहीं जा पाता है। लाइक ए मॉस्किटो, एक मच्छर, छोटा मच्छर आसानी से पार हो जाता है, आपके खून को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी से बाहर नहीं जा पाता है। ठीक उसी तरह होता है, इधर से सन रे आता है छोटा छोटा फॉर्म में, छोटा छोटा वेवलेंथ लेके आसानी से शीशे को पार करता है। मतलब कुछ कुछ तो रिफ्लेक्ट होता ही है, बट कुछ कुछ बहुत ज़्यादा पार हो जाता है। पार होने के बाद उसका जो वेवलेंथ है ये बड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको ये बता दूँ, इस तरह से आप देख रहे हो ना, इस तरह ये छोटा वेवलेंथ हो गया अगर, तो इस तरह बड़ा बड़ा जो बनेगा ये बड़ा वेवलेंथ है, तब बड़ा हो जाता है तो ये पार नहीं हो पाता है। जब पार नहीं हो पाता है तो इसको गर्म करता है, यानी जहाँ ठंडा प्रदेश है, जो जो कंटिनेंट बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ सब्जी या तो फिर फल फूल का खेती करने के लिए इस तरह आर्टिफिशियल घर बनाया जाता है, ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट गर्म रहे। इन्वायरमेंट जब गर्म रहेगा तो यहाँ पे सब्जी फूल फल ये सब अच्छे से बन सकता है। तो ये जो ग्रीन हाउस का काम कुछ कुछ गैसेस किए, मैंने यही कॉन्सेप्ट आपको वहाँ भी बताया। सेम कॉन्सेप्ट धरती के फॉर्म में भी होता है। वहाँ जो एटमॉस्फेयर है, धरती का एटमॉस्फेयर, वह भी एक शीशे के घर के जैसा ही काम करता है। और आपको आशा करता हूँ अभी तक ग्रीन हाउस का मतलब, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब पता चल गया होगा। अब हम ये जानेंगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब ग्रीन हाउस गैस क्यों नहीं है। देखिए ऑक्सीजन, अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया ना, इसे ध्यान से दिमाग में रखिए तभी आप समझ पाओगे। जैसे कि आप CO2 इस तरह कुछ दिखता है, मीथेन CH4 यानी सेंट्रल CH4 इस तरह कुछ रहता है देखने में। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और फिर वाटर वेपर, ये सारे गैस ग्रीन हाउस गैस हैं। ये देखने में ही आप देख सकते हो कि कितना बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इसके सामने अगर हम मैं लिखूं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, तो ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। आप ऐसे इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे या तो फिर इसका शेप भी देखोगे तो ये थोड़ा ये लीनियर नहीं होते, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये सिंपली इस तरह छोटे छोटे रहते हैं, गोल स्फेरिकल साइज के गोल गोल दिखने में होते हैं। और इसका शेप भी टाइप का या तो फिर देखिए पिरामिड तरह का, इस तरह कुछ अलग अलग टाइप का रहता है। तो आप पहले इस फिगर को देखिए कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CFC, N2O, मीथेन, H2O वेपर, ये सारे ग्रीन हाउस गैस है, ये सारे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब हम ये जानेंगे ये क्यों नहीं है और क्यों है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इसे हम इस तरह से दिखाएं। ये सब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इस तरह गैसेस हैं। और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि CO2 थोड़ा बड़ा होता है, या तो फिर वाटर वेपर का आप शायद शेप जानोगे तो V शेप का होता है, इस तरह कर का। तो वाटर वेपर H2O, फिर CO2 हो गया, ये थोड़ा बड़ा, वाटर वेपर भी कुछ बड़ा, मीथेन CH4 देख रहे हो, कार्बन और हाइड्रोजन मिल के कुछ बहुत बड़ा बनाता है, इस तरह करके। तो देखिए इस तरह ये सारे गैस मान के चलिए कि इस तरह से हैं। ओके, इस तरह से हैं। ठीक है, तो आप फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाए कि इंफ्रारेड रेडिएशन एक बार छोटा आता है एक बार बड़ा आता है, तो फिर क्या हो सकता है। देखिए मान के चलिए इंफ्रारेड रेडिएशन छोटा छोटा वेव में आया, इस तरह करके वो आसानी से इस तरह करके आसानी से वो पार हो जाता है, स्ट्राइक लगने का चांस थोड़ा कम होता है। क्योंकि ये सब ये देखिए एक एटॉम का अंदर बहुत स्पेस रहता है, और इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल्स, फोटॉन्स मतलब लाइट का जो पार्टिकल है वो आसानी से इनके बीच में पार हो जाता है। लेकिन जब बड़ा वेवलेंथ आता है इस तरह करके,
तो फिर इस तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें स्ट्राइक होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें स्ट्राइक होने का चांस ज़्यादा है। एक कॉन्सेप्ट गया, इसमें स्ट्राइक ही कम होगा, इसमें स्ट्राइक ज़्यादा होगा, यानी इसमें धक्का ज़्यादा लगेगा, इसमें धक्का कम लगेगा, क्योंकि इसमें जो वेवलेंथ का जो आकार है वो लगभग इसके बराबर हो जाता है, इसलिए स्ट्राइक ज़्यादा होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये सब देखने में गोल है लाइक मार्बल, जैसे कि अब गोली देखा हो ना, जब बच्चा सब खेलते हैं गोली, तो ये सब छोटा छोटा है। या तो फिर फुटबॉल देखने में इसका साइज ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, मतलब गोल रहता है, गोल। तो गोल चीज को अब मारोगे डंडा से, ये गोल चीज है, इसको अब डंडा से मारे तो आप बोलो ये क्या ऐसे ऐसे कभी वाइब्रेट करेगा? गोल चीज ये, इसको अगर हम धक्का मारते हैं तो ये हमें दूसरा जगह इस तरह ट्रांसफर हो जाएगा, वही होगा ना। अगर कोई चीज को हम ऐसे मारेंगे तो वह एक जगह से गोल रहा तो दूसरा जगह चल जाएगा। फुटबॉल को अगर आप मारोगे तो फुटबॉल क्या ऐसे ऐसे कभी कांपेगा? नहीं ना कांपेगा। तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब देखने में लगभग छोटा होता है, और ये सब अगर स्ट्राइक हो भी जाता है तो ये ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरा जगह में, इजीली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और ये कभी भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट नहीं करता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट होता है, गर्मी होता है, गर्मी कैसे पैदा होता है? वो चीज़ ज़्यादा वाइब्रेट करता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तभी गर्मी होता है। तो ये चीज़ डिस्प्लेस्ड हो गया, आसानी से एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर हो गया। धक्का लगा तो पहले जाने के धक्का ही कम लगेगा। और दूसरा देखिए कि एक भी शेप का है, वाटर देखने में भी शेप का होता है। या तो फिर CO2 लगभग लीनियर टाइप का होता है। तो देखिए, अगर मान के चलिए इस तरह करके एक इंसिडेंट हुआ एक वेव का, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, लॉन्ग वेव का, मतलब बड़ा वेवलेंथ का एक इंफ्रारेड रेडिएशन जाके धक्का लगा एक वाटर वेपर से, या तो फिर मीथेन से, या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड मान के चलिए कि ये लीनियर है, ये देखिए आप लीनियर है, मतलब मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो फिर ये भी शेप का है, इस तरह मान के चलिए कि भी शेप का एक वाटर है। अगर ये धक्का मारेगा इसको तो बोलिए ये क्या पूरा ट्रांसफर होगा? अगर यहाँ पे मान के चलिए इस तरह है, वो बीच में कितना कम चांस है कि बीच में ही धक्का लगे। यहाँ धक्का लग सकता है, यहाँ धक्का लग सकता है, यहाँ धक्का लग सकता है, यहाँ धक्का। अगर यहाँ से इंसिडेंट हुआ तो ये ऐसे जाएगा, अगर ऐसे ऐसे जाएगा तो देखिए ये थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने का ज़्यादा चांस होता है। लीनियर होना, या तो भी शेप होना, या तो फिर पिरामिड वाला स्पेस होना, इस तरह होना। तो इसमें अगर कोई भी स्ट्राइक होगा एक जगह होगा तो ये चांस इधर डिस्प्लेस होना चाहेगा, बट ये इनर्शिया के कारण नहीं रहेगा, तो ये वाइब्रेट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब वाइब्रेट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, इसीलिए गर्मी पैदा होता है। और गर्मी पैदा जो करता है उसे ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, पहले ही हम वीडियो के शुरुआत में जान चुके हैं। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होने के कारण और इसका शेप स्फेरिकल नहीं होना एक बड़ा कारण होता है गर्मी को जनरेट करना, या तो फिर गर्मी को पकड़ रखना, सन का जो हीट एनर्जी है उसको कैच करना, इस तरह शेप उसमें ज़्यादा काम करता है। लेकिन छोटा छोटा शेप रहने पे इजीली ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि अब मैंने पहले भी बताया कि गोली को आप मारोगे, तो गोली मतलब मार्बल जिससे गुल्ली कहा जाता है, तो उसे, या तो फिर फुटबॉल क्रिकेट बॉल को मारोगे तो कभी भी ऐसे ऐसे नहीं कंपन करेगा, वो डायरेक्टली एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। बट जो लीनियर टाइप के ऐसे इसे मारोगे ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, लीनियर वाला, या तो फिर भी शेप, इस तरह शेप को मारोगे एक जगह हुआ स्ट्राइक तो ये कांपने लगेगा। जब कांपने लगेगा तब गर्मी होता है। इसी के कारण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अलग नोबल गैसेस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ये सारे गैस, मीथेन, CFC, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शुरू से देखिए और ध्यान से सुनिए कि क्या होता है एक्चुअली में। हम ऐसे बुक में रट्टा मार लेते हैं, या तो फिर हमें तो सिंपली बता दिया जाता है कि सब सब होता है, सब नहीं होता है, ये डेफिनेशन है। बट डेफिनेशन कैसे है, डेफिनेशन के अंदर में रियल चीज़ क्या है, क्या बोलना चाहता है, और ये तो फिर एक्चुअली में हैपन कैसा होता है, बहुत अच्छे तरह से आपको ये वीडियो में बताया गया। भले ही थोड़ा स्पीड में बताया गया है लेकिन बहुत अच्छा से बताया गया है।
आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूरी जानकारी मिला होगा। आप वीडियो को शुरू से अच्छा से अगर देखे होंगे तो आपको जरूर नया चीज़ या तो फिर अच्छा से यही टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वैसे भी चैनल मोनेटाइज है नहीं। अगर आप सब्सक्राइब करके शेयर करते हो तो फिर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और नए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के साथ जो हम अच्छे से समझ सकते हैं।